हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और स्टडी टॉपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट जो है शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, कार्य और प्रकार, ठीक है। वैसे पेपर फर्स्ट का नाम है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व और उसके अंतर्गत ये आपका फर्स्ट लेसन है। इसके पहले हम इसी पेपर का शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन का सिलेबस जो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो आज ये आपकी पहली क्लास है। तो आइए देखते हैं, इस पेपर का नाम ही शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन है। तो सबसे पहले हम लोगों को नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि आखिरकार नेतृत्व है क्या। तो देखिए, नेतृत्व क्या है। तो नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो बिना किसी दबाव के वांछित कार्य करवाता है। देखिए, नेतृत्व क्या होता है, यानी किसी कार्य को मतलब आगे आकर के करना। मान लीजिए कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे सामाजिक हो या आपके पारिवारिक हो या रिलेशन में हो, कहीं भी कोई भी कार्य हो, उसमें क्या होता है, कुछ लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे आके कहते लाइए मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, उसके अंदर नेतृत्व वाला गुण है। अच्छा, नेतृत्व एक ऐसा गुण होता है जो सामने वाले से यानी अपनी टीम मेंबर से काम तो करवाता है, लेकिन टीम मेंबर को किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं होता है कि वो उससे काम भी करवा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक गुण होता है, समझ रहे हैं। तो नेतृत्व क्या है, किसी कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसे साथ समय और सही तरीके से पूरा करना, ये क्या होता है, नेतृत्व कहलाता है। तो आइए देखते हैं, नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो बिना किसी दबाव के यानी अपने टीम से कार्य तो करवाता ही है, कुशलतापूर्वक करवाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का उसके ऊपर दबाव नहीं डालता है। और जो लोग दबाव डालते हैं अपने कर्मचारियों पर या अपने टीम पर, वो लोग कुशल नेतृत्व के व्यक्ति नहीं होते हैं, ठीक है। बिना किसी दबाव के वांछित कार्य यानी जो वो नेता चाहता वो कार्य भी करा लेता है और किसी प्रकार का दबाव भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये गुण नेतृत्व का होता है। अर्थात नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक समूह के सदस्यों से बिना किसी दबाव के कार्य करवाया जाए। यानी नेतृत्व वो गुण है जिसमें नेता जो है अपनी टीम से काम करवाए और टीम मेंबर जो हैं वो स्वेच्छापूर्वक कार्य करें। कैसे करें, स्वेच्छापूर्वक, यानी बिना किसी दबाव में। वही अच्छा नेता होता है, वही नेतृत्व का गुण उसी व्यक्ति के अंदर होता है जो बिना किसी प्रेशर के अपने कर्मचारियों को अपने टीम मेंबर से काम करवा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नेतृत्व की परिभाषाएं देखते हैं हम लोग। देखिए, तो नेतृत्व की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो पहली परिभाषा आपकी दी है कुज्ट एवं ओडोनेल ने, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व है। क्या कहा है कि व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति की बात कोई 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग कहीं वो बैठ जाता है, उसकी लोग बात मानते हैं, तो उसका मतलब उसके अंदर क्या है, नेतृत्व की क्षमता, यानी दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। और जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर लेगा उसी के अंदर एक नेता बनने का गुण होता है, नेतृत्व करने का गुण होता है, ठीक है। तो नेतृत्व की जो डेफिनेशन है, व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व है। ये किसने कहा है, ये कुज्ट एवं ओडोनेल ने कहा, ठीक है। आगे देखिए, वेरेन एवं बार्ने ने क्या कहा है, ये डेफिनेशन इनकी देख लेते हैं। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है, यानी जो भी उसको ग्रुप या टीम वो बनाता है उस पर अपना प्रभाव डालता है तथा उन्हें विशिष्ट उद्देश्य की ओर दिशा निर्देश देता है। विशिष्ट उद्देश्य यानी जिस कार्य के लिए वो टीम बनाता है उसके लिए उसको दिशा निर्देश देता है, किसको, अपनी टीम को, ठीक है। तो ये आपकी वेरेन की डेफिनेशन है। आगे देखिए, अब देखिए, हम लोगों ने नेतृत्व तो पढ़ लिया कि नेतृत्व क्या है। नेतृत्व है किसी कार्य को करने के लिए आगे आना और अब एक टीम बना करके अपने जो वांछित उद्देश्य है उसको पूरा कराना। और कंडीशन ये है कि किसी भी टीम मेंबर पर आप दबाव नहीं बनाएंगे, दबाव रहित होना चाहिए, टीम मेंबर स्वेच्छा से कार्य करें, लेकिन आपको सिर्फ करना क्या है, दिशा निर्देश देना है। और ये गुण जो होता है, नेतृत्व का गुण होता है, वो सबके अंदर नहीं होता है। तो नेतृत्व हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक नेतृत्व क्या है। तो ये देखो, दो शब्द इसमें आपको समझ में आ रहे हैं। एक कौन सा है, एक शब्द है आपका शैक्षिक और दूसरा शब्द क्या है, नेतृत्व, ठीक है। यानी शिक्षा में नेतृत्व हम लोग कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में
नेतृत्व हम लोग कह सकते हैं, इसको हम शैक्षिक नेतृत्व। तो एक तो शिक्षा हो गई, दूसरा नेतृत्व, यानी शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो नेतृत्व होता है, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला जो नेतृत्व है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आगे आकर के इसकी कारोबार संभालते हैं, इसकी बागडोर संभालते हैं, वो शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत आते हैं। वही चीज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला नेतृत्व जो है वो शैक्षिक नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय तथा शिक्षण संस्थाओं में, अब शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो शिक्षा विभाग आता है, शिक्षा मंत्रालय आता है, अनेक शिक्षण संस्थाएं आती हैं, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं हों, चाहे पारंपरिक शिक्षण संस्थाएं हों, अनेक व्यक्ति नेतृत्व का कार्य करते हैं। इन संस्थाओं में, शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्रालय में, शिक्षण संस्थाओं में अनेक लोग जो होते हैं वो नेतृत्व का कार्य करते हैं। यानी कोई तो होता है, जैसे मान लीजिए 10 टीचर हैं तो 10 टीचर में कोई एक टीचर जो होता है वो हेड होता है। हेड इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो हमारा नेतृत्व करे जो भी कार्य हो उसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन लोग नेतृत्व करते हैं हमारा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशक, उपनिदेशक, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अध्यापकों के रूप में अपने दायित्व को निभाते हैं। यानी ये लोग हैं, कौन कौन हैं, निदेशक हैं, उपनिदेशक हैं, शिक्षा निदेशक का नाम सुना होगा, शिक्षा निदेशक, शिक्षा उपनिदेशक, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अध्यापक। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग नेता के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। और किस लिए, ताकि ये लोग शैक्षिक क्षेत्र में हम लोगों का नेतृत्व करें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें के रूप में अपने दायित्व को निभाते हैं। इन प्रशासकों को ही शिक्षा के क्षेत्र में नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा नेतृत्व करते हैं उन्हीं को हम लोग अपना शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत उनको जानते हैं। अच्छा, एक कंडीशन है इसमें, देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि शैक्षिक नेतृत्व करने वाला प्रभावशाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, प्रभावशाली होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, देखो शैक्षिक जो भी शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व देने वाला बंदा हो वो कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। और प्रभावशाली कब होंगे, जब आपको विषय वस्तु का सही से ज्ञान होगा। ठीक है, उसको प्रस्तुत कैसे करना है इस चीज़ का ज्ञान होगा, उसकी योजना कैसे बनाना है इस चीज़ का ज्ञान होगा, तभी आप सामने वाले बंदे पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो प्रभावशाली होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक मतलब यहाँ सुंदर दिखने से मतलब नहीं है, आकर्षक का मतलब है आपकी कार्यशैली जो है वो आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, तथा नेतृत्व के गुणों से पूर्ण होना चाहिए। और जो भी शैक्षिक नेतृत्व दे रहा है उसके अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए। देखिए, एक कंडीशन है यहाँ, या ये कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई किसी के पिताजी या बाबा जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व का कार्य करते तो उनका लड़का भी वही करने लगे। ये कोई कंडीशन नहीं है। ये मैंने यहाँ पे 2 गुण बताए हैं, इनका होना आवश्यक है, वंशानुक्रम नहीं चलेगा। यानी प्रभावशाली होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, उसकी कार्यशैली अच्छी होनी चाहिए। और प्रभावशाली कैसा होना, मैंने बताया, आप प्रभाव दूसरे पर तभी डाल पाएंगे जब आपको विषय वस्तु का सही ज्ञान होगा, उसको प्रस्तुत कैसे करना है इसका सही ज्ञान होगा, उसकी योजना कैसे बनाना है इसका सही ज्ञान होगा, लोगों से कैसे कार्य करवाना है इसका सही ज्ञान होगा, तभी आप अपना प्रभाव डाल पाएंगे। समझ गए, यहाँ वो पारंपरिक नेतागिरी नहीं चलेगी। आगे देखिए, आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता। आखिरकार शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी क्यों, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता या महत्व क्या है। तो देखिए, जिस समूह या समाज का कोई नेता नहीं होता, समूह या समाज दिशाहीन या उद्देश्यहीन हो जाता है। कोई भी समूह हो, कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो, अगर उसमें घर में मुखिया नहीं है, कोई उसका नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो चाहे समूह, समाज या परिवार कोई भी हो, वो दिशाहीन हो जाएगा। उसे यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, और उद्देश्यहीन हो जाएगा। समझ गए हैं। तो इसलिए नेता का होना आवश्यक है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपका शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यावसायिक क्षेत्र हो, हर जगह आपको नेतृत्व की आवश्यकता पड़ेगी। निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम लोग शैक्षिक नेतृत्व को समझ सकते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा का विकास करने के लिए। देखिए, अब समाज दिन पे दिन बदलता जा रहा है। पहले हमारे यहाँ पारंपरिक भारतीय संस्कृति चलती थी,
अब जब से हमारे यहाँ मुग़ल शासनकाल आया, उसके बाद आपका अंग्रेज़ी शासनकाल आया, तो संस्कृति में बहुत बदलाव हो गया। हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत, हमारा पहनावा, ठीक है, हमारा रहन सहन सब बदल गया है। तो अब क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर इसी के अकॉर्डिंग शिक्षा होगी तो हम आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे। या जैसे मान लीजिए अब जो पाठ्यक्रम चल रहा है जिसमें हम लोग औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसी के अनुसार शैक्षिक पद्धति बदलनी चाहिए जिस हिसाब से समाज बदल रहा है। तो ये देख लीजिए, समाज सदैव एक सा नहीं रहता है, समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसकी अवधारणाएं, मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। पहले हमारी सोच कुछ और थी, अब आज हमारी सोच कुछ और है। पहले नैतिक मूल्य कुछ और होते थे, अब नैतिक मूल्य कुछ और हैं। अतः शिक्षा के स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, जैसे समाज बदल रहा है उसके हिसाब से शिक्षा में भी बदलाव करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, ताकि कोई ऐसा हो जो हमें हमारी शिक्षा पद्धति को सही नेतृत्व प्रदान कर सके, सही दिशा प्रदान कर सके। अगला देखिए, सामूहिक कार्यक्रम में समन्वय। विद्यालय के सामूहिक कार्यक्रम में समस्त स्टाफ की भागीदारी तथा मेल मिलाप के लिए शैक्षिक नेतृत्व आपका आवश्यक है। देखिए, सामूहिक कार्यक्रम में मान लीजिए विद्यालय क्या है, एक परिवार है। विद्यालय एक परिवार है और उसमें कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन सबकी सोच एक सी नहीं होती। कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई बहुत बेकार काम करता है, उसका काम करने में मन ही नहीं लगता है। कोई प्रोग्राम हो रहा, कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा। अगर आपका नेता अच्छा है तो उन सभी में, समूह में वो हमेशा समन्वय बना रखेगा, उनको हमेशा एक जोड़ के रख सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है नियोजन के लिए। नियोजन मतलब क्या होता है? नियोजन, देखिए नियोजन के लिए मैंने बताया है, शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योजना का निर्माण करना, योजना का प्रस्तुतीकरण करना तथा योजना को सफलतापूर्वक लागू करना। नियोजन क्या होता है? किसी भी कार्य की पहले से ही तैयारी कर लेना, यानी उसकी योजना बना लेना, ठीक है। अब नियोजन के लिए नेतृत्व क्यों आवश्यक है? मान लीजिए कोई भी विद्यालय है, उस विद्यालय के बच्चों को कहीं टीम में सिलेक्ट किया गया कि भाई इनका कोई प्रतियोगिता होने वाली है। अब क्या करना है कि उसके लिए पूरा योजना का निर्माण, कि कौन कौन जाएगा, कौन बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस कराना है, कैसा क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे ले जाएंगे, कैसे प्रदर्शन कराएंगे। तो ये सब क्या होता है? योजना। और जो लोग योजना बना के काम नहीं करते हैं तो उनका काम जो है वो कैसा होता है? असफल हो जाता है। तो नियोजन के लिए भी आपका शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आपका नेता अच्छा हो तभी वो योजना भी सही बनाएगा और टीम को सही से काम भी करवा पाएगा। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक स्तर की उन्नति के लिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, उसके विकास के लिए भी आपका शैक्षिक नेतृत्व आवश्यक है। अगला देखिए, सामाजिकता का विकास करने के लिए, छात्रों में हो चाहे शिक्षक, जहाँ का भी वो समूह का नेतृत्व कर रहा है, वहाँ उन लोगों में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए, समाज की उन्नति करने के लिए शैक्षिक नेतृत्व जो है वो आवश्यक है। अब देखिए नेतृत्व के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो नेतृत्व के प्रकार में देखिए सबसे पहला जो है वो है निरंकुश नेतृत्व। क्या है? निरंकुश नेतृत्व। दूसरा है अहस्तक्षेप नेतृत्व। तीसरा है नौकरशाही नेतृत्व। चौथा है लोकतांत्रिक नेतृत्व। पाँचवा है जनोन्मुखी नेतृत्व। छठा है सेवक नेतृत्व। सातवां है कार्योन्मुखी नेतृत्व। और आठवां है चमत्कारी नेतृत्व। और नौवां है आपका कार्य संपादन नेतृत्व। और 10वां है आपका रूपांतरण नेतृत्व। ठीक है, ये नेतृत्व के प्रकार हो गए। अब आइए इनको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहला जो नेतृत्व आपका है निरंकुश नेतृत्व। देखिए निरंकुश नेतृत्व क्या होता है? इस नेतृत्व के स्वरूप में नेता अपने अनुयायियों, कर्मचारियों या टीम मेंबर पर अत्यधिक नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि जो नेता होता है वो जैसा वो चाहे वैसा ही उसके टीम मेंबर करें, इस टाइप का वो नेतृत्व करता है। इसमें एक हमेशा प्रेशर बना रहता है और उनके टीम मेंबरों को इस प्रकार का नेतृत्व बिल्कुल पसंद नहीं होता है। निरंकुश यानी हर चीज़ में अगर एक छोटा सा काम करना तो भी अपने नेता से पूछिए, तो ऐसा नेतृत्व जो है वो सक्सेस नहीं है। तो निरंकुश नेतृत्व क्या है? जिसमें नेता ही सब कुछ हो, टीम मेंबर कुछ ना हो, टीम मेंबर सिर्फ एज ए मशीन की तरीके से काम करें। ठीक है, अगला देखिए अहस्तक्षेप नेतृत्व। इसमें क्या होता है कि नेतृत्वकर्ता मात्र अनुवीक्षता करना होता है, यानी उसका काम सिर्फ क्या होता है? चेक करना होता है, बाकी
जो उसके टीम मेंबर हैं वो ईमानदारी से और अनुभव के अनुसार अपना कार्य करते हैं, तो वो अहस्तक्षेप नेतृत्व, यानी उसने टारगेट दे दिया कि आपको इतना काम करना है, तो उसका टीम मेंबर जो हैं उसके अंडर में जो भी कर्मचारी हैं वो अपना आराम से स्वतंत्रतापूर्वक स्वेच्छापूर्वक कार्य करते हैं, केवल नेता बार में चेक कर लेता है। तो वो अहस्तक्षेप यानी उसके कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न करता, अपनी टीम के जो वर्क कर रहे हैं उसमें बार बार टोकना टाकना देखना ये सब नहीं होता है अहस्तक्षेप नेतृत्व के अंतर्गत। अगला देखिए नौकरशाही नेतृत्व क्या होता है। नौकरशाही नेतृत्व के संबंध में कहा जाता है कि वे किताबों के अनुसार कार्य करते हैं, यानी मशीनी तंत्र के समान कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि एकदम घिसी पिटी पारंपरिक तरीके से, ना कोई इमोशन है, ना कोई लगाव है, ना कोई मार्गदर्शन है, कुछ नहीं, मतलब एक ढर्रे वाला काम की, जैसे नहीं ठेकेदार होता है कि हाँ इतना मसाला इतना सदियों से चला रहा वही मिला के बनाना है, उस टाइप का नौकरशाही नेतृत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक टारगेट दे दिया कि तुम्हें इतना काम करना है तो उतना करना, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगला देखिए लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या होता है। इसमें अधिक निर्णय लोकतांत्रिक नेता ही करता है। यह प्रक्रिया वहाँ के कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करती है, यानी इसमें देखा जाता है लोकतांत्रिक नेतृत्व का मतलब है जनहित में, लोगों को क्या पसंद है, किस तरीके से कार्य करना पसंद है, उस हिसाब से उसका नेता कार्य करता है लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत। अगला है जनोन्मुखी नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में कर्मचारी को संगठित करने, उनकी सहायता करने और उनका विकास करने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। ये भी लोकतांत्रिक नेतृत्व की तरीके से ही होता है, यानी यहाँ पर लोगों की सुविधा को ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए सेवक नेतृत्व। सेवक नेतृत्व क्या होता है। इस तरह के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता की पहचान कठिन होती है। यह नेतृत्व लोकतांत्रिक नेतृत्व के समान ही होता है। इसमें नेतृत्वकर्ता किसी संस्था में किसी भी स्तर पर हो जाता है, यानी सेवा भाव इसमें होता है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि नेतृत्व कर कौन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई टारगेट दे दिया गया, तो जैसा वहाँ पे सभी टीम मेंबर काम कर रहे हैं वैसे उसके साथ में उसका नेता भी काम कर रहा है, जिसमें यही नहीं समझ में आएगा। और सबका मिल के काम करने का उद्देश्य क्या है कि उस कार्य को पूरा करना। आप ये नहीं समझ पाओगे कि इसमें जो है ऑब्जर्वर कौन है और वर्कर कौन है। समझ में आ गया। तो वो होता है आपका सेवक नेतृत्व। नेक्स्ट है कार्योन्मुखी नेतृत्व। इस नेतृत्व के प्रकार में नेतृत्वकर्ता कुछ हद तक निरंकुश होता है। ठीक है, और यह कर्मचारियों की कुशलता की उतनी परवाह नहीं करता, यानी उसी तरीके से निरंकुश का मतलब क्या है, लोगों को कुछ समझता ही नहीं है, जो टारगेट दे दिया अपने हिसाब से काम कराता है, लोगों की स्वेच्छा से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ काम से मतलब होता है। अगला देखिए चमत्कारी नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता अपने कर्मचारियों में निरंतर उत्साह बनाए रखता है। ठीक है, मैं एक एज ए मोटिवेटर होता है। चमत्कारी नेतृत्व में जो नेतृत्व करता होता है वो कैसा होता है, एज ए मोटिवेशन देने वाला होता है, लोगों को ऊर्जावान करता है ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, उनकी प्रशंसा करता है, उनका सहयोग करता है। अगला देखिए कार्य संपादन नेतृत्व। इसमें कर्मचारी नेतृत्वकर्ता की पूर्ण बात मानता है। इसमें नेतृत्वकर्ता को अधिकार है कि वह उन कर्मचारियों को दंडित करे जो पूर्व निर्धारित मानकों को पूर्ण ना करते हों। सिर्फ यहाँ पे नहीं, एक ठेके पे जैसे मजदूर रखे जाते हैं उस हिसाब से काम कराता है, ठेकेदार टाइप का ये नेतृत्व आपका कार्य करता है। अगला है रूपांतरण नेतृत्व। रूपांतरण नेतृत्व जो होता है वो कैसा होता है, दूरदर्शी होता है तथा अधिकांश समय संचार में खर्च करता है। यानी रूपांतरण नेतृत्व क्या होता है, जैसे कोई भी कार्य किया गया तो भविष्य को देख के किया जाता है कि भविष्य में मान लो कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी के अंडर में बन रहा है, कोई मैनेजर सुपरवाइजर बनवा रहा है, तो ये भी देखेगा कि भविष्य में इसका आगे ग्रोथ क्या है, किस हिसाब से इसका थोड़ा सा स्वरूप हम लोग चेंज कर दें, इस काम को थोड़ा सा मोटिवेट कर दें तो ये भविष्य तक हमारे काम आता रहे। तो ये होता है रूपांतरण नेतृत्व। ये आपके नेतृत्व के प्रकार हो गए। आगे के जो भी टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर में वो हम लोग कल वाले वीडियो में कवर करेंगे, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।